भारतीय संविधान का चैप्टर 11 नंबर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए इसको देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। चलिए कहता है, गौर से देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अर्थात देखिए, भाग 4 में इसकी वर्णन है, अनुच्छेद आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। यानी पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। कितना आर्टिकल तक चर्चा है, 36 से 51 तक। बहुत अच्छा है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इसको न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, इसे न्यायालय से लागू नहीं करा सकते हैं, अर्थात इसकी वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किंतु फिर भी इस भाग में अधिकाधिक तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन क्या कहता है, विधि बनाने के लिए इन तत्वों को लागू करना ये राज्य का क्या है, कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। आगे देखते हैं, कहता है कि यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। शासन के लिए क्या है, आधारभूत है। देख सकते हैं, शासन के लिए आधारभूत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों में किया गया है। मतलब भारत का संविधान में मतलब कैसा राज्य होना चाहिए, तो कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना किया गया है, माना गया है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में चर्चा किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। अब पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व को क्यों लाया गया संविधान में, तो क्योंकि समाज में एक सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना मतलब एक शेड्यूल में किया जा सके, इसलिए लाया गया था नीति निर्देशक तत्व। पूछा जा सकता है किस भाग में, भाग 4 में 36 से 51 तक इसकी चर्चा है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए नोट क्या कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाहित किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्न। तो देखिए अब अनुच्छेद देख लेते हैं। निम्न क्या है, आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। पूछा जा सकता है आर्टिकल 38 में क्या है, आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 में क्या है, तो राज्य का कर्तव्य है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए और नागरिक को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, आर्टिकल 38 में। और आर्टिकल 39 के क कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समान कार्य के लिए समान वेतन, जिस पर टीचर लोग जानवे करते हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे कि समान कार्य का समान वेतन दीजिए, क्योंकि केंद्र में ज़्यादा मिलता है पैसा। 39 के क के अनुसार है। 39 के ख है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। सार्वजनिक धन और स्वामित्व का नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। कहने का अर्थ है कि सार्वजनिक सामान में सबका हक होता है, उसकी नियंत्रण करना, रख रखाव करना ही हमारा कर्तव्य होता है। 39 के ख में कहा गया है। 39 के ग में कहा गया धन का समान वितरण करना। और 40 तो जानवे करते हैं कि अनुच्छेद 8 जो 40 है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल में चर्चा किया गया, तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए कुछ दशा में काम, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में कहा गया है। 40 तो जान गए, ग्राम पंचायतों का संगठन, और बता दी संगठन जान गए। चलिए नोट कहता है कि 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। वर्तमान में इससे 5 योजना शामिल है। देखिए 15/1995 को आया था। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों को पूर्ति करता है। इसमें जो गरीब लोग हैं उसके लिए 5 योजना शामिल है। चलिए उस योजनाओं को देखते हैं कि आखिर वो 5 योजनाएं क्या क्या है और बिल्कुल देखेंगे। देखिए पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो मिलती है, अभी मिलती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ, अन्नपूर्णा। देखिए पहले वृद्ध हुआ यानी मर गया, फिर मर गया उसके पति तो विधवा हो गया, और फिर देख लेते हैं उसके बाद विधवा हो गया, हो सकती है कि वही महिला विकलांग हो गई तो विकलांग पेंशन मिलने लगा। उससे क्या हुआ, परिवार का लाभ हुआ, और परिवार का लाभ हुआ, सरकार एक और देने लगी, अन्नपूर्णा देने लगी, अन्न योजना। चलिए 41 देख लिए। चलिए 42 में है प्रसूति सहायता के उपबंध, यानी आर्टिकल 42 में है काम की न्याय संगत और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। आर्टिकल कितना में, 42 में है। अनुच्छेद 43 से कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना। 43 में कहा गया है कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 44 में है, देखिए 44 पूछा जाता है समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की चर्चा है अनुच्छेद 44 में, याद कर लेना है। सिविल संहिता की चर्चा है 44 में। चलिए अगला है 44 के बाद है 46 है, 45 चर्चा नहीं किया है, 46 देख लेते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि के, अर्थात जो लोग, कहने का अर्थ है आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, कास्ट रूप से पिछड़े हैं, वैसे जातियों को, SC STओं को या अर्थात दुर्बल वर्गों को शिक्षा देना, उसकी वृद्धि, हित की वृद्धि की बात करना है अनुच्छेद 46 में। 47 में पोषाहार स्तर, देखिए पोषाहार स्तर यानी उचित भोजन मिलना चाहिए। मतलब देखिए शिक्षा दे दिए, उसके बाद उचित भोजन हो, उसका जीवन स्तर ऊंचा हो, लोक स्वास्थ्य में सुधार, तो ये सुधार होगा तो राज्य का कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 46 में वो जान गया क्या, शिक्षा देना है, उसकी अति करना। 47 में उसको भोजन देना है। 48 में है, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना, कृषि और पशुपालन का क्या करना, संगठन करना, 48 में है। फिर अनुच्छेद 48 के कम है, देखिए 48 में नहीं कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा करना। 48 में क्या कहता है, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन जीवों का रक्षा करना। अनुच्छेद 49 में है, देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को, अर्थात देखिए जो बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बना हुआ है राष्ट्रीय महत्व के कोई स्मारक बने हैं, उसमें लिख देते हैं आई लव यू कुछ कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देखिए करते हैं। तो देखिए वैसे उसको संरक्षण प्रदान करना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करना है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण की चर्चा किया गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका की पृथक्करण की चर्चा किया गया अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। उपयुक्त अनुच्छेदों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे 350 के का, चूँकि इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। हाँ, अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना है, और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन करना है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नोट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसा चेक है जो बैंक सुविधानुसार अदा की जाएगी, बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, यह कथन केटी शाह का है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, तो यह कथन है केटी शाह का, केटी शाह का है। चलिए देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, सॉरी, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर क्या है। अब देखिए मौलिक अधिकार की संख्या आप तो पढ़े होंगे, पीछे चैप्टर में है कि मौलिक अधिकार की संख्या 7 है, जिसमें एक को हटा दिया गया, अभी 6 है। तो जो मौलिक अधिकार लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है, और मौलिक अधिकार लिया गया है USA के संविधान से, और नीति निर्देशक है आयरलैंड से। और नीति निर्देशक का वर्णन है भाग 4 में, इधर भाग 3 में, मौलिक अधिकार को भाग 3 में। और इसको नीति निर्देशक के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि मेरा कर्तव्य बनता है जो अधिकार है उसको अधिकार के लिए। और देखिए नीति निर्देशक तत्व से समाज की भलाई होती है,
समाज की भलाई के लिए किया गया नीति निर्देशक तत्व, लेकिन और जो मौलिक कर्तव्य है या व्यक्ति का अधिकार है, ये अधिकार है। अगला है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, मौलिक कर्तव्य के पीछे, मौलिक कर्तव्य में, लेकिन मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। देखिए, चूँकि आप यही समझ गए कि देखिए मौलिक कर्तव्य हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो इसको न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, तो ये राजनीति न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए जा सकते हैं। तो इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। यह सरकार के अधिकार को बढ़ाता है और ये सरकार के महत्व को घटाता है। देखिए, जो मौलिक अधिकार है ये सरकार के महत्व को घटाता है, क्योंकि अपना अधिकार है, मैं उसके लिए लड़ सकता हूँ, लेकिन मौलिक जो यहाँ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू है, और लागू करने के बाद नागरिक को प्राप्त होता है, मतलब राज्य सरकार जब लागू कर देती है तो नागरिक को प्राप्त हो जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये अगर यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, अधिकार नागरिकों को क्या प्राप्त हो जाता है, स्वतः प्राप्त हो जाता है।